आज से हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। तो चलिए सबसे पहले गुलाम वंश से शुरुआत करते हैं। ये चर्चा सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत का जो दौर है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। तुर्की आक्रमण के बाद भारत में इसकी स्थापना हुई और इसके तहत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। 5 राजवंश, और इनको याद रखने की एक बहुत ही सरल ट्रिक भी है जहां तक मुझे याद है। हाँ है। गुलाब खिले तो सांस लो। बिल्कुल सही, ये सबसे आसान तरीका है। हाँ, मतलब गुलाब से गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक रहा। ठीक है। खिले से खिलजी वंश 1290 से 1320। तो से तुगलक वंश तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक था। और एक रोचक बात यह है कि सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश ने ही शासन किया। अच्छा जी। फिर सांस से सैयद वंश 1414 से 1451 और लो से लोदी वंश जो 1451 से 1526 तक था। इसे और भी कुछ नामों से जाना जाता है शायद। जी, इसे दास वंश भी कहते हैं, इलबारी तुर्क वंश भी कहते हैं और ममलूक वंश भी। ममलूक वंश, हाँ। इतिहासकार हबीबुल्ला ने ये नाम दिया था और ममलूक वंश नाम ही सबसे ज्यादा सही और मान्य माना जाता है। और इस वंश की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन था वो? देखिए, ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी के 3 सबसे खास गुलामों में से एक था। 3 गुलाम? हाँ, ऐबक, याल्दोज और कुबाचा। तो जब गौरी की मृत्यु हुई, ऐबक ने उत्तर भारत में ममलूक वंश की स्थापना की। लेकिन उसके सामने उत्तराधिकार की चुनौती भी तो रही होगी। बहुत बड़ी। और उसने इस चुनौती को अपनी बहुत ही कुशल वैवाहिक नीति से हल किया। वैवाहिक नीति? ये तो दिलचस्प है। क्या किया था उसने? उसने 3 बहुत स्ट्रेटेजिक विवाह संबंध बनाए। अच्छा। पहला, उसने खुद याल्दोस की बेटी से शादी कर ली, अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से। जी। दूसरा, अपनी बहन की शादी को बाचा से कर दी। जी। और तीसरा, अपनी बेटी की शादी अपने ही एक तुर्की दास इल्तुतमिश से करती। अरे वाह। मतलब उसने अपने मुख्य प्रतिद्वंदियों को ही एक तरह से रिश्तेदार बना लिया। बिल्कुल। हाँ। अपनी स्थिति बहुत चतुराई से मजबूत कर ली। तो उसके शासन करने का तरीका कैसा था? क्या वो आते ही सुल्तान बन गया? नहीं, यही तो खास बात है। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं की। कभी नहीं? नहीं, उसने मलिक और सिपह सालार, बस इन्हीं उपाधियों के साथ शासन किया। ना तो उसने अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही कभी खुतबा पढ़वाया। और उसकी राजधानी भी तो दिल्ली नहीं थी। सही कहा आपने, उसकी राजधानी लाहौर थी, दिल्ली नहीं। ऐबक को कुछ और उपाधियां भी तो दी गई थी उनकी उदारता के लिए शायद। हाँ, वो कुरान का बहुत अच्छा जानकार था, बहुत सुरीले अंदाज में पढ़ता था, इसलिए उसे कुरान खां कहा जाता था। कुरान खां। और अपनी उदारता और दानशीलता की वजह से उसे लाख बख्श भी कहते थे। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। जी। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने तो उसे हातिम दुदिया की उपाधि तक दे दी थी। वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर में उसका क्या योगदान था? देखिए, ऐबक को भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का एक तरह से जनक माना जाता है। उसने 2 बहुत महत्वपूर्ण मस्जिदें बनवाई। कौन कौन सी? एक तो 1194 में दिल्ली में एक जैन मंदिर की जगह पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये भारत की पहली इस्लामी मस्जिद मानी जाती है। और दूसरी 1196 में अजमेर में, वहाँ एक संस्कृत कॉलेज था, उसकी जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अच्छा, मैंने सुना है उस पर आज भी किसी नाटक के अंश लिखे हुए हैं। हाँ, उस पे आज भी हरिकेली नाटक के अंश देखे जा सकते हैं। और दिल्ली की शान कुतुब मीनार? जी, दिल्ली में जो प्रसिद्ध कुतुब मीनार है, उसका निर्माण भी 1206 में ऐबक ने ही शुरू करवाया था। हालांकि वो उसे पूरा नहीं कर सका। उसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। बिल्कुल। और फिर ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? काफी अचानक हुई थी शायद। हाँ, बहुत अचानक। 1210 ईस्वी में लाहौर में वो चौगान खेल रहा था। आज का पोलो जैसा खेल। जी, बिल्कुल वैसा ही। तो वो घोड़े से गिर गया और उसी से उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? क्या सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो गया? नहीं, आसानी से तो नहीं हुआ। ऐबक का उत्तराधिकारी बना आराम शाह, लेकिन वो एक बहुत ही अयोग्य शासक था। अच्छा। दिल्ली की जनता और जो अमीर थे, मतलब जो नोबल्स थे, उन्होंने उसे शासक मानने से इनकार कर दिया। तो फिर सत्ता इल्तुतमिश के हाथ में कैसे आई? उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, तो दिल्ली के अमीरों ने उसे बुलाया। उसने दिल्ली के पास जड़ नाम की जगह पर आराम शाह को हराया और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। यहीं से इल्तुतमिश का दौर शुरू होता है। उसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जी, इसीलिए उसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। वो एक इल्बरी तुर्क था,
उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ऐबक को क्यों नहीं? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, दिल्ली सल्तनत का केंद्र बनी। ये तो बड़ा कदम था। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था 1229 में बगदाद के खलीफा मुस्तान सिर बिल्लाह ने उसे सुल्तान पद का एक प्रमाण पत्र दिया। अच्छा, एक तरह की ऑफिशियल मान्यता। बिल्कुल, इससे उसे एक वैधानिक सुल्तान की मान्यता मिल गई जो ऐबक को कभी नहीं मिली थी। तो सत्ता में आने के बाद उसने सबसे पहले क्या काम किए? सबसे पहले तो उसने दिल्ली के जो विद्रोही अमीर थे उनका दमन किया। फिर उसने अपने 40 वफादार तुर्की गुलामों और अमीरों का एक दल बनाया। वो 40 दल? हाँ, तुर्काने चहलगानी या 40 दल। ये दल ही शासन में उसकी शक्ति का मुख्य आधार बना। उसके सामने मंगोलों का भी तो एक बहुत बड़ा संकट आया था, चंगेज खां का। हाँ, ये एक बहुत ही निर्णायक घटना थी। मंगोल शासक चंगेज खां, जिसका असली नाम तेमुचिन था जी, जो खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था जी, वो ख्वारिज्म के शासक मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ पहुंचा था। और मंगबरनी ने इल्तुतमिश से भारत में शरण मांगी थी। हाँ, और यहाँ इल्तुतमिश ने बहुत ज्यादा सूझबूझ दिखाई। उसने मंगबरनी को शरण देने से साफ इनकार कर दिया। तो एक तरह से उसने सल्तनत को सीधी टक्कर से बचा लिया। बिल्कुल, इससे चंगेज खां खुश हुआ और भारत पर हमला किए बिना ही सिंधु नदी के तट से लौट गया। इल्तुतमिश ने सल्तनत को एक बहुत बड़े विनाश से बचा लिया। मुद्रा प्रणाली यानी करेंसी सिस्टम में उसका क्या योगदान था? इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ये एक बहुत बड़ा सुधार था। कौन से सिक्के थे वो? उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया। अच्छा, टंका और जीतल। और स्थापत्य में, जैसा हमने बात की, उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। और फिर उसकी मृत्यु और उत्तराधिकार का क्या हुआ? 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का निधन हो गया, लेकिन उसने अपनी मृत्यु से पहले ही एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। उसने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। हाँ, अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को। लेकिन तुर्की अमीरों को एक महिला का शासन स्वीकार नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उसकी मृत्यु के अगले ही दिन अमीरों ने उसके अयोग्य बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। अच्छा। और रुकनुद्दीन के शासनकाल में असली नियंत्रण उसकी मां शाह तुर्कान का था। रजिया सुल्तान जनता के हस्तक्षेप से शासिका बनी। जी। और ये बात अपने आप में 13वीं सदी के हिसाब से एक राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थी। बिल्कुल। हम एक ऐसे दौर की बात कर रहे हैं जहां एक महिला का घर से बाहर निकलना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और यहाँ तो वो सुल्तान बन गई। हाँ, दिल्ली की जनता ने एक महिला को अपना सुल्तान चुन लिया था। रजिया सुल्तान दिल्ली पर राज करने वाली पहली और अकेली मुस्लिम शासिका थी। अकेली भी? हाँ, तो ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं थी, ये उस वक्त के पूरे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को आप कह सकती हैं एक खुली चुनौती थी। हाँ, और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने ये साफ भी कर दिया कि वो किसी की परछाई बनकर राज नहीं करने वाली। तो सवाल ये है कि चारों तरफ ताकतवर और रूढ़िवादी तुर्की अमीरों से घिरी एक महिला अपनी सत्ता जताती कैसे है? उन्होंने इसकी शुरुआत अपने पहनावे से की। पहनावे से? हाँ, ये एक बहुत ही सोचा समझा और साहसिक कदम था। रजिया ने पर्दा प्रथा को तो पूरी तरह से नकार दिया। अच्छा। और वो मर्दों की तरह कुबा यानी एक तरह का कोट और कुलाह यानी टोपी। बिल्कुल। वो कुबा और कुलाह पहनकर दरबार में आने लगी। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था। सही कहा, ये एक ऐलान था कि मुझे एक औरत की तरह नहीं, एक शासक की तरह देखो। तो वो अपनी पहचान को अपने पद से जोड़ रही थी, न कि अपने लिंग से। लेकिन ये बात तुर्की के अमीर वर्ग, जिसे चालीसा या तुर्काने चहलगानी कहते थे, उनको तो हजम नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो एक औरत का उन पर हुक्म चलाना ही किसी अपमान से कम नहीं था। और ऊपर से रजिया का ये मर्दाना लिबास पहनना और खुले दरबार में बैठना उनके अहंकार पर सीधा हमला था। वो इसे अपने वजूद के लिए खतरे की तरह देखने लगे। उन्हें लगा होगा कि अगर ये कामयाब हो गई तो उनकी ताकत और रुतबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये साफ है कि रजिया और तुर्की अमीरों के बीच तलवारें खिंच चुकी थी। ऐसे में रजिया का अगला कदम तो आग में घी डालने जैसा था, है ना? बिल्कुल। मेरा इशारा मलिक जलालुद्दीन याकूत की नियुक्ति की तरफ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जो उन अमीरों की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। उन्होंने गैर तुर्क एक अबिसिनियाई गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर बना दिया।
जो कि शाही घुड़साल का मुखिया होता था। हाँ, ये पद सुनने में भले ही घोड़ों से जुड़ा लगे, लेकिन असल में ये सुल्तान के सबसे भरोसेमंद और करीबी व्यक्ति को दिया जाता था। मतलब ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, नहीं। ये सत्ता के केंद्र में एक ऐसे आदमी को लाना था जो तुर्क नहीं का। ठीक यही बात है। तुर्की अमीरों का सत्ता के सभी बड़े पदों पर एकाधिकार था। याकूत की नियुक्ति उस एकाधिकार पर सीधा प्रहार थी। अच्छा, ये रजिया का उन्हें ये बताने का तरीका था कि वो किसी भी काबिल व्यक्ति को पद दे सकती हैं, चाहे वो तुर्क हो या ना हो। और अमीरों के लिए ये आखिरी तिनका साबित हुआ। हाँ, ये उनके वर्चस्व को सीधी चुनौती थी और यहीं से आप कह सकते हैं विद्रोह की जमीन तैयार हो गई। और विद्रोह हुआ भी। तबर हिंद यानी आज के भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने बगावत कर दी और सारे नाराज तुर्की अमीर उसके झंडे तले जमा हो गए। इस बगावत में याकूत को मार दिया गया और रजिया को कैद कर लिया गया। पर यहाँ पे रजिया ने हार मानने के बजाय एक हैरान करने वाला कूटनीतिक दाव खेला। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन अल्तुनिया से ही शादी कर ली। ये कोई प्रेम कहानी तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सियासत का एक शानदार दाव था। रजिया ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लिया। उनका प्लान साफ था। एकदम साफ। अल्तुनिया की सेना का इस्तेमाल करके दिल्ली की गद्दी वापस हासिल करना। ये उनकी राजनीतिक समझ और हिम्मत को दिखाता है। लेकिन किस्मत ने शायद उनका साथ नहीं दिया। जब रजिया और अल्तुनिया अपनी सेना के साथ दिल्ली वापस लौट रहे थे तो यहाँ दिल्ली में अमीरों ने उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को पहले ही सुल्तान घोषित कर दिया था। और फिर 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास डाकुओं के हाथों रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई। एक असाधारण शासक बनने की क्षमता रखने वाली महिला का अंत इस तरह हुआ। ये बात बहुत चुभती है। बाद के इतिहासकारों ने भी इस पे लिखा है। एल्फेस्टन का एक मशहूर कथन है कि अगर रजिया एक औरत न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में गिना जाता। ये बहुत बड़ी बात है। क्या उस दौर के किसी इतिहासकार ने भी कुछ ऐसा महसूस किया था? इससे भी ज्यादा सीधी बात लिखी है मिन्हाज उस सिराज, जो रजिया के समकालीन थे। अच्छा, वो तो उन्हें जानते होंगे। हाँ, व्यक्तिगत रूप से जानते थे। वो साफ लिखते हैं, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके सारे गुण उसके लिए बहुत फायदेमंद होते। वाह। वो आगे लिखते हैं, रजिया में एक सुल्तान होने के सभी काबिल गुण मौजूद थे। मतलब उनका समकालीन इतिहासकार भी ये मान रहा है कि उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं थी। हाँ, वो कह रहे हैं कि उनकी एकमात्र कमी उनका औरत होना था, जिसे उस दौर का समाज और सत्ता का ढांचा स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो रजिया का अंत सिर्फ एक शासिका का अंत नहीं था। नहीं, ये उस संभावना का भी अंत था कि कोई सुल्तान अमीरों के ऊपर अपनी सत्ता कायम कर सकता है। उनके जाने के बाद जो पावर वैक्यूम बना, उसे भरने के लिए ऐसी खींचतान शुरू हुई कि सुल्तान का पद ही एक मजाक बनकर रह गया। बिल्कुल, सुल्तान की गद्दी एक म्यूजिकल चेयर का खेल बन गई। रजिया के बाद बहराम शाह सुल्तान बना और उसने आते ही एक नया पद बनाया, नायब ए मुमलिकात। हाँ, सल्तनत का संरक्षक। ये पद बनाने का मतलब ही था कि सुल्तान ने अपनी हार मान ली है। नायब के अधिकार सुल्तान से भी ज्यादा थे। तो असली सत्ता उस अमीर के हाथ में थी जो इस पद पर बैठता था। बिल्कुल, सुल्तान तो बस एक रबर स्टैम्प था। और फिर तो सुल्तानों की अदला बदली का दौर शुरू हो गया। 1242 में बहराम शाह मारा गया, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आया। लेकिन इन कठपुतलियों के पीछे धागे कोई और खींच रहा था। कौन ताकत बढ़ा रहा था? बलबन। अच्छा, बलबन। हाँ, और 1246 में बलबन ने अपना बड़ा दांव चलाया। उसने मसूद शाह को हटवाकर इल्तुतमिश के एक और पोते नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनवा दिया। और नासिरुद्दीन महमूद का किरदार तो और भी दिलचस्प बताया जाता है। बहुत दिलचस्प। सूत्रों के मुताबिक नासिरुद्दीन महमूद को सल्तनत के कामकाज में कोई रुचि नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो बेहद शांत और धार्मिक किस्म का इंसान था और कहा जाता है कि वो अपना गुजारा टोपियां सिलकर करता था। एक मिनट, दिल्ली का सुल्तान टोपियां सिल रहा है? जी हाँ। ये सुनने में जितना अजीब है उतना ही गहरा भी है। इसका मतलब तो साफ है कि सल्तनत का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह किसी और के हाथ में था। बिल्कुल, वो कोई और गयासुद्दीन बलबन था। नासिरुद्दीन नाम का सुल्तान था, लेकिन बलबन नायब मुमलिकात के पद पर बैठकर असली सरकार चला रहा था। उसने अपनी स्थिति और मजबूत की होगी फिर। हाँ, उसने अपनी बेटी की शादी भी सुल्तान से कर दी, जिसके बाद सुल्तान ने उसे उलूग खां यानी महान खान की उपाधि दी। तो ये सब एक लंबी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। एकदम। 20 साल तक बलबन ने पर्दे के पीछे से राज किया। उसने धीरे धीरे अपने दुश्मनों को खत्म किया, प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाई और सुल्तान के सबसे वफादार के तौर पर अपनी छवि गढ़ी। ये तो सत्ता हासिल करने की एक मास्टर क्लास थी। हाँ, इसीलिए जब 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मौत हुई तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। नहीं,
बलबन का सुल्तान बनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगी, कोई तख्ता पलट नहीं। हाँ। वो शांति से दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया। तो अब मंच पर आते हैं गयासुद्दीन बलबन। हम उसे एक लौह पुरुष शासक के तौर पर जानते हैं, लेकिन उसकी अपनी कहानी भी कम नाटकीय नहीं है। वो कहाँ से आया था? उसकी कहानी में एक गहरा विरोधाभास है। उसका असली नाम बहाउद्दीन था। वो एक इल्बरी तुर्क था। अच्छा। बचपन में मनवूर उसे पकड़कर ले गए और गुलाम के तौर पर बेच दिया, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो इल्तुतमिश के चालीसा दल का सदस्य बन गया। लेकिन सुल्तान बनने के बाद यही पूर्व गुलाम खुद को ईरान के महान पौराणिक वंश अफरासियाब का वंशज बताने लगा। हाँ, ये कमाल की बात है। एक पूर्व गुलाम होने के बावजूद वो खून की शुद्धता और ऊंचे खानदान पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा था। मेरे पास उसका एक मशहूर कोट है जो आज के समय में बहुत चौंकाने वाला लगता है। कौन सा? जब भी मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे दहकने लगते हैं और गुस्से से मेरा हाथ अपनी तलवार पर चला जाता है। और ये सब कहने की बात नहीं थी। नहीं, ये उसकी पूरी राज व्यवस्था का आधार था। इसी सोच से उसकी लौ व रक्त की नीति निकली। मतलब दुश्मनों और विद्रोहियों के लिए कोई माफी नहीं, सिर्फ तलवार। जी। और उसका दूसरा सबसे बड़ा काम था चालीसा दल का सफाया। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो खुद उसी ग्रुप से निकला था। ये तो वही बात हुई कि जिस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंचे उसी सीढ़ी को गिरा दिया। बिल्कुल। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि वो 40 तुर्की अमीर कितने खतरनाक हैं। वो अंदर से जानता था कि ये लोग सुल्तान बना भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। बिल्कुल। वो खुद इसका हिस्सा रह चुका था। सत्ता को पूरी तरह से केंद्रीकृत करने और भविष्य में किसी भी चुनौती को पनपने से पहले ही खत्म करने के लिए उसने अपने पुराने साथियों को ही जड़ से उखाड़ फेंका। तो ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। बलबन ने सुल्तान के पद को एक अलग ही वैचारिक स्तर पर पहुंचा दिया था, है ना? बिल्कुल। ये ईश्वर का प्रतिनिधि वाला सिद्धांत क्या था? हाँ, उसने सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया। उसने राजत्व का एक दैवीय सिद्धांत बनाया। उसने खुद को न्याबत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की परछाई घोषित किया। अच्छा। इतिहासकार के निजामी लिखते हैं कि बलबन दिल्ली सल्तनत का अकेला ऐसा सुल्तान था जिसने राजत्व यानी किंगशिप पर अपने विचार इतने साफ तौर पर रखे। उसका संदेश साफ था। एकदम साफ। सुल्तान का पद इंसानों ने नहीं, ईश्वर ने दिया है, इसलिए कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और इस थ्योरी को असलियत में लागू करने के लिए उसने दरबार का माहौल ही बदल दिया। मैंने सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाओं के बारे में पढ़ा है जो सुनने में काफी चरम लगती हैं। इन रिवाजों के पीछे का मनोविज्ञान समझना जरूरी है। ये सिर्फ रस्म नहीं थी, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। किसके खिलाफ? उन तुर्की अमीरों के खिलाफ जो कल तक खुद को उसके बराबर समझते थे। वो उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ रहा था। कैसे? जब एक बड़ा अमीर सबके सामने जमीन पर लेटकर सिजदा करता था और सुल्तान के पैर चूमकर पाबोस करता था, तो बलबन का संदेश साफ होता था, तुम और मैं बराबर नहीं हैं। मैं खुदा की परछाई हूं और तुम सिर्फ एक नौकर। हाँ। इसी के साथ उसने ईरानी त्योहार नवरोज को भी बड़ी शान और शौकत से मनाना शुरू किया ताकि दरबार में सुल्तान का रुतबा और भी बढ़ जाए। दीवाने अर्ज बनाया और जासूसों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिन्हें बरीद कहा जाता था। और ये भी दिलचस्प है कि इतने सख्त माहौल वाले दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे बड़े शायर भी मौजूद थे। बिल्कुल। वो जानता था कि सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ डर नहीं, एक कुशल प्रशासन और सेना भी जरूरी है। बलबन ने डर और दैवीय अधिकार पर आधारित एक बेहद मजबूत सल्तनत बनाई, लेकिन अक्सर ऐसे सिस्टम जो एक व्यक्ति पर टिके होते हैं उसके जाते ही बिखर जाते हैं। सही कहा। बलबन के बाद क्या हुआ? विडंबना देखिए। जिस बलबन ने पूरी जिंदगी अनुशासन और नियंत्रण में गुजार दी, उसकी मौत के बाद उसके ही वफादारों ने उसकी इच्छा को कूड़े में फेंक दिया। मतलब? वो अपने काबिल पोते कैखुसरो को अपना वारिस बनाना चाहता था, लेकिन अमीरों ने उसकी जगह दूसरे पोते, एक अय्याश और अनुभवहीन लड़के कैकुबाद को गद्दी पर बैठा दिया। तो बलबन का सारा खौफ उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। हाँ। तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और मध्यकालीन दिल्ली में जब भी सत्ता का केंद्र कमजोर होता है तो कोई ना कोई उस खाली जगह को भरने आ ही जाता है। और वो आया अब फिरोज खिलजी के रूप में। कैकुबाद एक अयोग्य शासक साबित हुआ। तो फिर? जल्दी ही फिरोज खिलजी ने उसकी हत्या करवाकर लाश को यमुना नदी में फेंकवा दिया। और उसके बाद? कुछ महीनों के लिए उसने कैकुबाद के नन्हे बेटे शमसुद्दीन क्यूमर्स के संरक्षक के तौर पर काम किया, लेकिन जून 1290 में उसने उसे भी रास्ते से हटा दिया और खुद सुल्तान बन गया। और इसी के साथ तथाकथित गुलाम वंश का अंत हो गया। हाँ, इस हिंसक सत्ता परिवर्तन ने दिल्ली में मामलूक वंश के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया
और खिलजी वंश की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।